नमस्कार। आज के एक्सटेरा शिक्षा कॉल में आपका स्वागत है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा पूरा समुदाय फिर से एक साथ आया है। एक ऐसा समुदाय जो बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है और हर दिन यह साबित कर रहा है कि जब दृष्टि और क्रियान्वयन एक साथ हो तो क्या संभव है। सबसे पहले आप सभी को बधाई। अक्टूबर माह सचमुच उल्लेखनीय रहा, जिसमें नए ग्राहकों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर रही। ऊर्जा, हर जगह गति उत्साह दिखाई दे रहा था। कोलंबिया टूर के दौरान हमने कई नए चेहरों, नए साझेदारों, नए नेताओं से मुलाकात की। ऐसे लोग जिन्होंने तुरंत समझ लिया कि एक्सटेरा जो बना रहा है, उसकी ताकत क्या है। उन बातचीतों ने हमें याद दिलाया कि हम यहाँ क्यों हैं। मूल्य निर्माण करने के लिए, एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए और कुछ ऐसा बनाने के लिए जो टिकाऊ हो। दीर्घकालिकता और स्थिरता हमारे मुख्य लक्ष्य हैं। अब मैं एक विशेष बाजार स्थिति पर विचार करना चाहता हूं जो कुछ हफ्ते पहले ही घटी थी। उस स्लाइड को देखिए। ये सिर्फ संख्याएं दिखाने वाली एक तस्वीर से कहीं अधिक है। ये एक बयान है। ये एक संदेश है कि हम कौन हैं और कैसे काम करते हैं। 10 अक्टूबर को वैश्विक बाजारों ने साल के सबसे काले दिनों में से एक का अनुभव किया। क्रिप्टो में तेज गिरावट आई। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सहित प्रमुख एक्सचेंज हिल गए। यह पूरी तरह अराजकता थी। हर जगह डर था। लेकिन देखिए कि एक्सटेरा और हमारे ट्रेडर्स ने कैसे प्रतिक्रिया दी। जिस दिन पूरी दुनिया लाल थी, हमने लगभग 11 ट्रेड किए और उन 11 ट्रेड्स में से 10 सफल रहे। सिर्फ एक ट्रेड में नुकसान हुआ। वैश्विक क्रैश के दिन 90% से अधिक सफलता। यह किस्मत नहीं है। यह संयोग नहीं है। यह अनुभव और अनुशासन का मेल है। यह सर्वोच्च स्तर की विशेषज्ञता है। यह साबित करता है कि हमारी प्रणाली काम करती है। सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं, बल्कि खासकर मुश्किल दिनों में भी। ये एक तरह की परफॉर्मेंस है। ये वही परफॉर्मेंस है जो विश्वास बनाती है, वही जो लोगों को यह कहने पर मजबूर करती है कि मैं सही जगह पर हूं। और यही एक्सटेरा का मतलब है। आत्मविश्वास, तैयारी और बुद्धिमान निष्पादन। आपका पोर्टफोलियो भावनाओं से नहीं, बल्कि उन विशेषज्ञों द्वारा संचालित होता है जो इसे किसी भी व्यक्ति से बेहतर, तेज और लगातार करते हैं। यही है आपका साथी। यही है आपका सहयोगी। यही है आपका लाभ। आज हम उस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति का फिर से स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने पहले ही अद्भुत मूल्य प्रदान किया है। हमारे ट्रेनर और शिक्षक डोमिनिक। डोमिनिक आपको ट्रेडिंग के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक के बारे में मार्गदर्शन करेंगे। कैसे आपकी भावनाएं आपके निर्णयों को प्रभावित करती हैं और कैसे उन पर नियंत्रण पाना दीर्घकालिक सफलता में योगदान देता है। उनकी ट्रेनिंग यह स्पष्ट रूप से दिखाती है कि एक्सेटेरा की संरचित भावना रहित पेशेवर रणनीति इतनी शक्तिशाली क्यों है। यह डर को दूर कर देती है। यह अनुमान लगाने की प्रक्रिया को हटा देती है और यह उनकी जगह स्पष्टता और निरंतरता लाती है। यही वह तरीका है जिससे संपत्ति बनाई जाती है। यही वह तरीका है जिससे दीर्घकालिक सफलता प्राप्त की जाती है। तो यहां आने के लिए धन्यवाद। इस मिशन, इस आंदोलन, इस समुदाय का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अक्टूबर शानदार था, लेकिन वह तो बस शुरुआत थी। आइए निर्माण जारी रखें। आइए आगे बढ़ते रहें और आइए नवंबर और दिसंबर को यादगार महीना बनाएं। और अब डोमिनिक का स्वागत करते हैं। मंच अब आपका है। धन्यवाद डैनियल। सभी को नमस्कार। आपसे फिर से मिलकर बहुत खुशी हो रही है और सच में एक्स्ट्रा टीम का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आज इस नई सत्र के लिए वापस आने का मौका दिया। आपके साथ होना हमेशा एक सुखद अनुभव है, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप सभी एक जिज्ञासु, प्रतिबद्ध और खासकर प्रगति के लिए इच्छुक समुदाय हैं। और यह, मुझ पर विश्वास कीजिए, पहले से ही एक बहुत बड़ा लाभ है उस दुनिया में जहां ज्यादातर लोग समझ न पाने की शिकायत करना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वे वित्त सीखने का प्रयास करें। तो सच में यहां होने के लिए आपको बधाई। आप पहले से ही उस अल्पसंख्यक में शामिल हैं जो आगे बढ़ रहा है। और आज हम ठीक उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो आगे बढ़ने में मदद करती है, क्योंकि यह सत्र थोड़ी खास है।
हम एक पुल बना रहे हैं उस तकनीक के बीच जिसे हम ट्रेडिंग में अक्सर देखते हैं और उस चीज के बीच जिस पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं, इंसान, मानसिकता, प्रतिक्रियाएं और वह तरीका जिससे हम दबाव में निर्णय लेते हैं। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे समझने में मुझे सच में बहुत ज्यादा साल लग गए। बाजार सबसे बुद्धिमान लोगों को इनाम नहीं देता, वह सबसे अनुशासित लोगों को इनाम देता है। और यह सब मैंने पेशेवर ट्रेडर्स के संपर्क में आकर जाना। अपने सफर के दौरान मुझे ऐसे लोगों से मिलने और बातचीत करने का मौका मिला जो 15, 20, 30 सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऐसे पुरुष और महिलाएं जिन्होंने क्रैश, बुलबुले, उत्साह और घबराहट के दौर देखे हैं। और एक दिन उनमें से एक जो लंदन में रहता है और बहुत होशियार है, मुझसे कॉफी पीते हुए कहता है, डोमिनिक, बाजार बुरी रणनीतियों को दंडित नहीं करता, वह बुरी भावनाओं को दंडित करता है। मैं एकदम रुक गया। मैंने उससे कहा, क्या मतलब बुरी भावनाएं? और वह बहुत शांत होकर जवाब देता है, हाँ, ज्यादातर लोग कमोबेश जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन उनकी भावनाएं उन्हें सही तरीके से करने से रोकती हैं। और तभी मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग की जो भी कठिनाइयां हम सोचते हैं, चार्ट्स, विश्लेषण, टूल्स, असल में ये सब लगभग द्वितीयक हैं। यह जरूरी है बेशक, लेकिन यही असली जंग नहीं है। असली जंग है मनोविज्ञान, अनुशासन और यह कि हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं जब कुछ हमें चौंका देता है, जब कोई पोजीशन गलत हो जाती है या यहां तक कि जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो। और आज मैं आपको यही विचार दे रहा हूं क्योंकि यह आपके ट्रेडिंग के नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। क्योंकि जितना अधिक आप बाजारों की मनोविज्ञान को समझते हैं, उतना ही आप यह समझते हैं कि पेशेवरों के साथ काम करना कितना फायदेमंद है, जो अपनी भावनाओं को एक बंद डिब्बे में ताले में बंद कर चुके हैं। दूसरे शब्दों में, आपको ऑपरेशनल काम को समझदारी से सौंपना चाहिए। पिछले सत्रों में हमने मिलकर एक समग्र वित्तीय रणनीति की नींव रखी थी, अपनी वित्तीय जिंदगी के महाप्रबंधक की भूमिका को समझा था, प्रदर्शन की खोज को तेज करने के लिए ट्रेडिंग की भूमिका को जाना था, और अंत में अपने पूंजी को कैसे संचालित करें ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे, यह सीखा था। आज हम एक स्तर ऊपर जाएंगे, पर्दे के पीछे की बात करेंगे, उन चीजों पर चर्चा करेंगे जिन्हें वास्तव में कोई नहीं सिखाता। बाजार के सामने हमारा दिमाग कैसे काम करता है, क्यों 90% लोग गलत समय पर गलत फैसले लेते हैं, और कैसे बिना ट्रेडर बने आप पेशेवरों की सोच अपनाकर काम कर सकते हैं। आप देखेंगे यह बहुत रोमांचक है। हम आपके बारे में, हमारे बारे में, हमारी प्रतिक्रियाओं, हमारे डर और हमारे स्वाभाविक आत्मविश्वास की अधिकता के बारे में बात करेंगे। और तब आप समझेंगे कि ट्रेडिंग केवल एक वित्तीय उपकरण नहीं है, यह खुद को बेहतर समझने के लिए एक आईना भी है। चलिए शुरू करते हैं। कुंजी नंबर 1, वे 7 मनोवैज्ञानिक जाल जो वित्तीय निर्णयों को बर्बाद कर देते हैं। हम इस सत्र की शुरुआत एक सच्चाई से करेंगे जिसे मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई याद रखे। अधिकांश वित्तीय गलतियां तकनीकी नहीं होती, वे मनोवैज्ञानिक होती हैं। हमारा दिमाग शत्रुतापूर्ण माहौल में जीवित रहने के लिए बना है, न कि वित्तीय बाजारों में प्रदर्शन करने के लिए। जब हम अस्थिरता, एक लाल कैंडल या किसी आर्थिक घोषणा का सामना करते हैं, तो हमारा दिमाग ऐसे प्रतिक्रिया करता है जैसे कोई बाघ हमारा पीछा कर रहा हो। यह तनाव और एड्रेनालिन छोड़ता है, यह हमें भागने या लड़ने के लिए मजबूर करता है। लेकिन बाजार न तो कोई बाघ है और न ही कोई असली खतरा, और यहीं से परेशानियां शुरू होती हैं। इस पहली कुंजी के माध्यम से मैं आपको 7 मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों से परिचित कराना चाहता हूं जो हम सभी को फंसाते हैं, चाहे हमारा स्तर कुछ भी हो। मैं आपको वादा करता हूं कि आप इनमें से कम 2 या 3 में खुद को पहचान लेंगे, और यह सामान्य है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। फर्क बस इतना है कि पेशेवर लोग इन्हें पहचान लेते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे इन्हें निष्क्रिय कर देते हैं। पहला, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, फोमो, यानी कुछ छूट जाने का डर। अगर आपको केवल एक ही पूर्वाग्रह याद रखना हो तो शायद यही होगा। फोमो वह बहुत ही असहज भावना है कि हर कोई जीत रहा है, बस मैं ही नहीं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप भोले या आवेगी हैं। यह बस एक आदिम प्रतिक्रिया है, समूह का अनुसरण करना, ताकि हमारी जीवित रहने की संभावना बढ़ सके। समस्या यह है कि बाजारों में समूह का अनुसरण करना अक्सर गलत समय पर पहुंचना होता है। अपने चारों ओर देखिए, बिटकॉइन 2021 वॉल्यूम्स आसमान छू रहे हैं, हम ठीक शिखर पर हैं। टेस्ला 2020, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक एक करेक्शन से पहले। एनवीडिया 2023, मीडिया में उत्साह चरम पर,
ठीक कंसोलिडेशन से पहले। मैंने तो यहां तक देखा है कि लोग सिर्फ इसलिए कोई संपत्ति खरीद लेते हैं क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति ने जिस पर वे भरोसा करते हैं उनसे कहा, मैंने इसमें निवेश किया है। यह कोई रणनीति नहीं है, यह एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। पेशेवर व्यक्ति तो ठीक इसका उल्टा करता है। जब वह बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखता है तो वह यह नहीं सोचता मैं कुछ चूक जाऊंगा। वह सोचता है आखिर इस दाम पर कौन खरीद रहा है और क्यों यह गलती मैं नहीं करूं। दूसरा पूर्वाग्रह, नुकसान से डरना, जिसे हम मूक विध्वंसक कहते हैं। डैनियल काहनमैन, नोबेल पुरस्कार विजेता, ने इसे सिद्ध किया है। 100 यूरो खोने का दर्द 100 यूरो जीतने की खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है। ये बहुत बड़ा फर्क है और यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने मुनाफे को बहुत जल्दी काट लेते हैं और अपने नुकसान को बहुत देर तक चलने देते हैं। यह लगभग गणितीय है। मैंने निवेशकों को यह कहते हुए देखा है, ठीक है, मैं 40 यूरो का मुनाफा ले लेता हूं, यह हमेशा अच्छा लगता है, और फिर 300 यूरो तक का नुकसान रखते हैं, यह सोचकर कि यह वापस आ जाएगा। यह आदत कई लोगों की संपत्ति नष्ट कर देती है। पेशेवरों के पास एक पवित्र वाक्य होता है, अपने नुकसान को जल्दी काटो, अपने मुनाफे को चलने दो। और यह सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि यह एक दोहराया जाने वाला व्यवहार है, एक स्वचालित आदत, लगभग एक सैन्य अनुशासन जिसे अपनाना चाहिए। तीसरा पूर्वाग्रह, पुष्टि का पूर्वाग्रह। यह बहुत चालाक है और पूरी तरह से सार्वभौमिक है। आपके मन में एक विचार आता है, उदाहरण के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तो आप क्या करते हैं? आप इस विचार की पुष्टि करने के लिए कारण ढूंढते हैं। आप गूगल पर जाते हैं, टाइप करते हैं 2025 में पेट्रोल क्यों बढ़ेगा, और आप उन लेखों पर क्लिक करते हैं जो आपके विचार की पुष्टि करते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन यह विनाशकारी है। एक निवेशक जो अपनी मान्यता में और मजबूत हो जाता है, वह विपरीत संकेतों के प्रति अंधा हो जाता है और बाजारों को हमारी मान्यताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। पेशेवर लोग इसके विपरीत सबसे पहले उन तर्कों को खोजते हैं जो उनकी सोच का खंडन करते हैं। वे अपनी मान्यताओं की परीक्षा लेते हैं। इसीलिए एक ट्रेडर ने मुझसे एक बार कहा था, जब मेरे पास कोई बहुत आकर्षक विचार आता है तो मैं उसे पसंद करने से पहले तोड़ने की कोशिश करता हूं। चौथा पूर्वाग्रह है झुंड का पूर्वाग्रह, यानी सबकी तरह बनने की प्रवृत्ति। हमारा दिमाग समूह में रहना बहुत पसंद करता है। इंसान अकेले निर्णय लेने के लिए नहीं बना है। अगर 20 लोग मदद के लिए चिल्लाते हुए दौड़ रहे हैं तो आप भी उनके साथ दौड़ेंगे और आप सही होंगे। प्रकृति में यह आपकी जान बचा सकता है, लेकिन वित्त में यह एक विनाशकारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तेजी के बाजार में झुंड अक्सर तब खरीदता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। मंदी के बाजार में झुंड सबसे बुरे समय पर बेचता है। वॉल स्ट्रीट में एक बहुत सख्त कहावत है कि जब तुम्हारा टैक्सी ड्राइवर तुम्हें वित्तीय संपत्तियों पर टिप्स देने लगे तो बेचने का समय आ गया है। दूसरे शब्दों में, जब हर कोई एकमत हो जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पांचवां पूर्वाग्रह है जिसे हम अति आत्मविश्वास या भ्रम का जाल कहते हैं। यह अति आत्मविश्वास अक्सर कुछ त्वरित सफलताओं के बाद आता है और यह सभी को प्रभावित करता है। पहली बार जब आप लगातार 3 बार मुनाफा कमाते हैं तो आप खुद को अजेय महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा समझ लिया है जो दूसरों की नजर में नहीं आया, और यही वह समय होता है जब आपकी दांव बढ़ जाती है, आपकी सतर्कता कम हो जाती है और आपका अहंकार नियंत्रण संभाल लेता है। समस्या यह है कि आपको हकीकत में वापस लाने का काम बाजार ही करेगा। फ्रांस में वित्तीय बाजार प्राधिकरण एक कठोर आंकड़ा प्रकाशित करता है। 75 से 85% तक खुदरा ट्रेडर्स 1 साल बाद पैसे खो देते हैं। ऐसा नहीं है कि वे चार्ट पढ़ना नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि वे अपनी क्षमताओं का अधिक आकलन कर लेते हैं। पेशेवर ट्रेडर हमेशा विनम्र रहता है, चाहे उसके पास 20 साल का अनुभव हो, चाहे उसने करोड़ों कमाए हों। वह जानता है कि बाजार उसके खिलाफ सही हो सकता है, भले ही उसे लगे कि उसने सब कुछ ठीक किया है। छठा पूर्वाग्रह है जिसे हम डनिंग क्रूगर सिंड्रोम कहते हैं। मैं इसे 3 YouTube वीडियो का सिंड्रोम कहता हूं। आप कुछ कंटेंट देखते हैं, आपको लगता है कि आपने सब कुछ समझ लिया है और आप सोचते हैं कि आप तैयार हैं। समस्या मासूमियत नहीं है, बल्कि वह है जो आप अभी तक नहीं देख पा रहे हैं, जो आप नहीं जानते हैं। शुरुआती व्यक्ति केवल अपने सामने की छोटी पहाड़ी देखता है, जबकि पेशेवर पूरी पर्वत श्रृंखला को देखता है।
और इसी वजह से पेशेवर लोग सतर्क रहते हैं। ये एक पेशा है। यह पूर्वाग्रह समझाता है कि क्यों शुरुआती लोग अक्सर ऐसे जोखिम उठाते हैं जिन्हें वे समझते नहीं हैं, और क्यों वे पहली गिरावट पर घबरा जाते हैं। सातवां पूर्वाग्रह है वर्तमान का पूर्वाग्रह, जो धैर्य का दुश्मन है। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनामों को बहुत अधिक महत्व देता है। यह स्वाभाविक है, यह जैविक है, यह सहज है। यही वह पूर्वाग्रह है जिसकी वजह से हम अभी लाभ चाहते हैं। हमें इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें दीर्घकालिक योजना का पालन करने में कठिनाई होती है। हम टिकाऊ प्रदर्शन के बजाय त्वरित संतुष्टि की तलाश करते हैं, जबकि बाजार इसका उल्टा इनाम देता है। यह धैर्य, दीर्घकालिक दृष्टिकोण और सुसंगत रणनीतियों को इनाम देता है। इसीलिए सबसे सफल निवेशक सबसे तेज नहीं, बल्कि सबसे स्थिर होते हैं। और मुझे आपको एक व्यक्तिगत किस्सा साझा करने दीजिए, उस दिन का जब मैंने समझा कि असल में मैं खुद ही अपनी समस्या हूं। मुझे वह समय याद है जब मैं बाजार को अपनी अंतर्ज्ञान की पुष्टि करने के लिए मजबूर करना चाहता था। मेरे पास एक दृढ़ विश्वास था। मुझे वह शानदार, तार्किक और पूरी तरह से विश्लेषित लगता था। और जब बाजार मुझे इसका उल्टा बताता था तो मैं गुस्सा हो जाता था, शिकायत करता था और अपनी स्थिति पर अड़ा रहता था। और मैं खुद से कहता था, यह संभव नहीं है, आखिरकार सब कुछ मेरी दिशा में ही जाएगा। और जाहिर है इसका अंत अक्सर बहुत बुरा ही होता था। और फिर एक दिन एक अनुभवी ट्रेडर ने मुझसे कहा, लेकिन डोमिनिक, बाजार को तुम्हारी तर्क शक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक झटका लगा, लेकिन एक अच्छा झटका जिसने मुझे सही रास्ते पर ला दिया। यही झटका मैं आज आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। बाजार हमारे खिलाफ नहीं है, ये कभी भी हमारे पक्ष में नहीं होता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पूर्वाग्रह, अगर हम उन पर नियंत्रण नहीं रखते, तो हर पल हमारे खिलाफ काम करते हैं। तो इस पहली कुंजी के निष्कर्ष में मैं ये 7 सार्वभौमिक पूर्वाग्रह, ये शुरुआती, मध्यवर्ती, उन्नत सभी को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये पेशेवरों को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन पेशेवरों ने इन्हें पहचानना, इनकी पूर्वानुमान लगाना, इन्हें निष्क्रिय करना और सबसे महत्वपूर्ण, इन्हें अपने स्थान पर निर्णय नहीं लेने देना सीख लिया है। यह पहली कुंजी मौलिक है क्योंकि यह एक साधारण सच्चाई दिखाती है। प्रदर्शन तकनीक से नहीं आएगा, यह मानसिक स्पष्टता से आएगा। और यहीं से हम समझना शुरू करते हैं कि बुद्धिमानी से जिम्मेदारी सौंपने का क्या महत्व है। जो चीजें ठंडे दिमाग, सख्ती और भावनात्मक तटस्थता की मांग करती हैं, उन्हें ऐसे व्यक्ति को सौंपना चाहिए जिसका यही पेशा है और जिसकी भावनाएं इसमें शामिल नहीं होती। तो अब जब हमने देख लिया कि मानसिक रूप से हमें क्या फंसा सकता है, तो अब हम देखेंगे कि पेशेवर निवेशक अपनी अनुशासन को कैसे संरचित करते हैं और क्यों यही चीज उन्हें तूफानों में भी सुरक्षित रखती है। क्या आप दूसरी कुंजी के लिए तैयार हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय अनुशासन के 3 स्तंभ, यही पेशेवरों की रीढ़ की हड्डी है। पहली कुंजी में हमने देखा कि हमारा दिमाग हमें सचमुच कैसे फंसा सकता है। अब मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि पेशेवरों ने इन जालों को निष्क्रिय करने के लिए क्या-क्या उपाय किए हैं। क्योंकि मैं आपको आश्वस्त करता हूं, प्रोफेशनल्स कोई भावनाहीन मशीनें नहीं हैं। वे भी ठीक वैसे ही पूर्वाग्रह महसूस करते हैं जैसे हम करते हैं। बस फर्क इतना है कि वे अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। तो वे ऐसा कैसे करते हैं? डिसिप्लिन यानी अनुशासन, यही उनकी गुप्त शक्ति है। यह अनुशासन 3 स्तंभों पर टिका है। 3 ऐसे तत्व जो समझने में आसान हैं, लेकिन लागू करने में कठिन। और जैसा कि अक्सर होता है, जो चीजें सरल होती हैं, वे जरूरी नहीं कि आसान भी हों। आज हम देखेंगे कि ये 3 स्तंभ आपकी निवेश करने की शैली को कैसे बदल सकते हैं, चाहे आप अपना ट्रेडिंग किसी और को सौंपते हों। पहला स्तंभ, एक स्पष्ट, लिखित और स्वीकृत रणनीति। मैं इसी से शुरू करता हूं क्योंकि यही शौकिया और गंभीर निवेशक के बीच सबसे बड़ा अंतर है। अधिकांश लोग बहुत ही अनुमानित तरीके से निवेश करते हैं। यह दिलचस्प लगता है। एक दोस्त ने मुझे इसके बारे में बताया था। मैंने एक वीडियो देखी, ये बहुत ऊपर जा रहा है, मैं इसे मिस नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि आपने यह संपत्ति क्यों खरीदी, आपका उद्देश्य क्या है, आपकी निकासी की योजना क्या है, अक्सर इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। असल में ज्यादातर लोग बिना किसी दिशा निर्देश के निवेश करना शुरू कर देते हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप एक विमान में चढ़ते हैं और आप पायलट को यह कहते हुए सुनते हैं, हम कोशिश करेंगे कि गंतव्य तक पहुंच जाएं। हम मौसम के अनुसार, मेरे मूड के अनुसार, अगर मुझे प्रेरणा मिली तो देखेंगे। क्या आप विमान में ही रहेंगे? नहीं, मैं भी नहीं रहूंगा। और यही बिल्कुल वही है जो 90% लोग अपने निवेश के साथ करते हैं। वे बिना किसी योजना के आगे बढ़ते हैं।
वे निर्णय लेने से ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं। पेशेवरों के पास एक लिखित रणनीति होती है जो कागज पर लिखी होती है, सिर्फ उनके दिमाग में नहीं। तो लिखित क्यों? क्योंकि जब भावनाएं उभरती हैं और निश्चिंत रहें वे हमेशा उभरेंगी, तो ये लिखित दस्तावेज, ये रूपरेखा एक सुरक्षा कवच बन जाती है। अपने आप से किया गया एक अनुबंध। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं, अगर आपको यह नहीं पता कि आपने क्यों खरीदा, तो आपको यह भी नहीं पता होगा कि आपको क्यों बेचना चाहिए। एक लिखित रणनीति होना मतलब पहले से ही यह तय कर लेना कि आप क्या करना चाहते हैं, ठंडे दिमाग से निर्णय लेना और गर्मजोशी से उसे लागू करना। और आपस की बात है, भले ही आप जिम्मेदारी सौंप दें, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको ठीक ठीक पता होता है कि आप उससे क्या उम्मीद करते हैं, तो जिम्मेदारी सौंपना और भी बेहतर तरीके से काम करता है। दूसरा स्तंभ, एक पुनरावृत्त करने योग्य विधि, एक ऐसा अनुष्ठान जो गलत फैसलों से बचाता है। यहां से असली चुनौती शुरू होती है। विधि ही वह चीज है जो एक रणनीति को ठोस परिणामों में बदलती है। एक सफल निवेशक की कोई परिपूर्ण पद्धति नहीं होती, उसके पास एक ऐसी पद्धति होती है जिसे दोहराया जा सकता है। वह जानता है कि क्या करना है, कब करना है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह यह भी जानता है कि क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यह, मेरी बात मानिए, अक्सर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक दिन एक पेशेवर ट्रेडर ने मुझसे एक लगभग मजाकिया लेकिन बिल्कुल सच्ची बात कही। उसने मुझसे कहा, डोमिनिक, मुझे होशियार दिखने के लिए पैसे नहीं मिलते, मुझे लगातार बने रहने के लिए पैसे मिलते हैं। यह बात बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि बाजार रचनात्मकता को इनाम नहीं देता, यह लगातार बने रहने को इनाम देता है। जब मैं व्यक्तिगत ट्रेडर्स को देखता हूं, तो सबसे पहली चीज जो साफ नजर आती है वह है असंगति। एक दिन वे दीर्घकालिक निवेश करते हैं, अगले दिन वे स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, फिर वे कोई क्रिप्टो वीडियो देखते हैं और अगले ही दिन सब कुछ बेच देते हैं। कल्पना कीजिए एक सर्जन की जो हर 30 सेकंड में अपना उपकरण बदलता रहे। यह खतरनाक होगा। ट्रेडिंग का पेशेवर व्यक्ति, उसके पास एक रिवाज होता है, एक असली मानसिक प्रोटोकॉल होता है। वह पहले विश्लेषण करता है, जोखिम तय करता है, उसे ठीक ठीक पता होता है कि अगर स्थिति बिगड़ जाए तो कहां बाहर निकलना है, और अगर सब कुछ अच्छा चले तो कहां बाहर निकलना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, वह एक रिवाज का पालन करता है, भले ही उसका मन न हो, क्योंकि यह तरीका आवेग से बचाता है। एक ट्रेडर ने कहा था, जब मुझे बुरा एहसास होता है तो 95% मामलों में वह सिर्फ मेरा अहंकार ही बोल रहा होता है। ये बात मेरे मन में बस गई। तरीका ही वह चीज है जो हमें कोई फैसला थकान, उत्तेजना, निराशा या अत्यधिक खुशी में लेने से रोकता है। और बाजारों में एक भावनात्मक फैसला बहुत महंगा पड़ सकता है, जो हमें तीसरे स्तंभ की ओर ले जाता है, एक नियंत्रण ढांचा। पेशेवरों का पसंदीदा हिस्सा और शायद आम लोगों का सबसे नापसंद भी। शौकिया और पेशेवर के बीच आखिरी बड़ा अंतर यही है, नियंत्रण। आम व्यक्ति अपने पोर्टफोलियो को देखता है और उम्मीद करता है, मुझे उम्मीद है कि यह ऊपर जाएगा, मुझे उम्मीद है कि यह सुधर जाएगा, मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा। पेशेवर निवेशक अपने पोर्टफोलियो को प्रदर्शन, जोखिम, संगति, अस्थिरता, स्थिरता और निवेश की अवधि के आधार पर मापता है, और वह इन संकेतकों को नियमित रूप से मापता है। मैं आपको कुछ थोड़ा कठोर लेकिन बुनियादी बात बताने जा रहा हूं। जब तक आप अपनी रणनीति को मापते नहीं हैं, तब तक आपके पास कोई रणनीति नहीं है। आपके पास सिर्फ एक अंतर्ज्ञान है। नियंत्रण शक्ति देता है, यह स्पष्टता देता है, और यही स्पष्टता प्रदर्शन लेकर आती है। पेशेवर ट्रेडर केपीआई यानी कुछ सरल संकेतक इस्तेमाल करता है। लाभ हानि अनुपात, अधिकतम ड्रॉडाउन, विजयी ट्रेड का प्रतिशत, वार्षिक अस्थिरता, प्रति पोजीशन जोखिम। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वह कभी भी आंकड़ों के साथ धोखा करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि लक्ष्य सही होना नहीं है। लक्ष्य यह समझना है कि अपनी विधि को कैसे बेहतर बनाया जाए। इसी वजह से पेशेवर प्रबंधकों के पास अक्सर लॉगबुक, सांख्यिकी होती है। वे केवल अंतिम परिणाम नहीं देखते, वे इन परिणामों के पीछे की प्रक्रिया को देखते हैं। यही प्रक्रिया वास्तव में 2 साल, 5 साल, 10 साल में फर्क लाती है और आपको निरंतरता बनाए रखने में मदद करती है। और सुनिए, मेरे पास एक किस्सा है, एक अनुशासन का सबक जो मुझे एक फंड मैनेजर ने दिया था। मुझे याद है कि कुछ साल पहले मैं उनसे मिला था, और वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनमें अद्भुत अनुशासन था। और एक दिन मैंने उनसे पूछा, लेकिन आप अपने नतीजों में इतनी निरंतरता कैसे बनाए रखते हैं? और तब उन्होंने मुझे जवाब दिया, असल में मैं बाजारों को नियंत्रित नहीं करता, तो मैं केवल एक ही चीज नियंत्रित कर सकता हूं, और वह है मेरे फैसले। मैंने उनसे कहा, हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें भी तो भावनाएं और संदेह होते होंगे।
और तब उन्होंने कहा, हाँ, मुझे तो हर दिन संदेह होते हैं। फर्क बस इतना है कि मेरे फैसले मेरे संदेहों पर निर्भर नहीं करते। और यही वाक्य पूरी कुंजी है। अनुशासन भावनाओं को नहीं रोकता, ये भावनाओं को आपके फैसलों में प्रकट होने से रोकता है। तो ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, भले ही आप अपना ट्रेडिंग किसी और को सौंप दें? यहीं पर यह कुंजी एक बहुत ही दिलचस्प आयाम ले लेती है। चाहे आप खुद ट्रेडिंग न करें, चाहे आप अपने पूंजी का एक हिस्सा एक्सटेरा जैसी पेशेवर टीम को सौंप दें, अनुशासन फिर भी अनिवार्य है। 3 कारणों से। बिना रणनीति के आप अनिश्चितता में जिम्मेदारी सौंपते हैं, और अगर आप अनिश्चितता में जिम्मेदारी सौंपते हैं तो परिणाम भी खुद में एक तरह की अनिश्चितता लिए होंगे। बिना किसी विधि के आप गलत समय पर सब कुछ बदलने के लिए प्रेरित होंगे। 1 महीना थोड़ा कठिन रहा और आप अपना तरीका बदल देते हैं। 1 महीना बहुत अच्छा गया और आप दाम बढ़ा देते हैं। ये सबसे खराब प्रतिक्रियाएं हैं। बिना नियंत्रण के आपको पता ही नहीं चलता कि क्या काम कर रहा है। और एक निवेशक जिसे यह नहीं पता कि क्या काम कर रहा है, वह बार-बार वही गलतियां दोहराने के लिए अभिशप्त है। तो इस दूसरी कुंजी के निष्कर्ष में 3 बातें याद रखें। एक पेशेवर निवेशक कभी भी बिना योजना के काम नहीं करता, वह योजना बनाता है। एक पेशेवर निवेशक शानदार बनने की कोशिश नहीं करता, वह लगातार बने रहने की कोशिश करता है। एक पेशेवर निवेशक बाजार का अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करता, वह बाजार के प्रति अपनी खुद की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। और यही वह चीज है जो पूरी तरह से फर्क पैदा करती है। जब आप इन 3 स्तंभों को अपनाते हैं, एक स्पष्ट रणनीति, एक दोहराई जा सकने वाली विधि, एक नियंत्रण का ढांचा, तब आप एक नई दिशा में बढ़ जाते हैं। आप मैं कोशिश करता हूं कि स्थिति से मैं नियंत्रित करता हूं कि स्थिति में आ जाते हैं। और आप समझते हैं कि क्यों प्रबंधित निवेश एक शक्तिशाली लीवर बन सकता है। क्योंकि यह आपको रणनीतिक अनुशासन बनाए रखने की अनुमति देता है, जबकि पेशेवर लोग संचालन संबंधी अनुशासन को लागू करते हैं। अब जब हमने देखा कि अनुशासन को कैसे संरचित किया जाए, तो हम और भी आगे बढ़ेंगे और बाजार के चक्रों पर चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि चक्रों को समझना यह समझना है कि हम कहां खड़े हैं और किसी भी आर्थिक माहौल में आत्मविश्वास के साथ कैसे आगे बढ़ें। हम तीसरी कुंजी के साथ आगे बढ़ते हैं। चक्रों को समझना एक बुद्धिमान निवेशक के लिए यह एक दिशा सूचक है। अब जब हमने देखा कि हमारा दिमाग हमें कैसे धोखा देता है और पेशेवर लोग अपनी अनुशासन को कैसे संरचित करते हैं, तो मैं आपके साथ तीसरी कुंजी साझा करना चाहता हूं, जो बिल्कुल बुनियादी है, वह जो चक्रों से जुड़ी है। क्योंकि वित्त, अर्थव्यवस्था और बाजारों में सब कुछ चक्रीय है, कुछ भी रैखिक नहीं है, कुछ भी सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता, और सबसे महत्वपूर्ण, कुछ भी स्थायी नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चक्र केवल ग्राफों से संबंधित नहीं है, वे इंसान से भी जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे, चक्रों को समझना मतलब यह समझना है कि बिना घबराए कैसे आगे बढ़ना है, कैसे स्पष्ट दिमाग रखना है और कैसे बाजारों का लाभ उठाना है, भले ही वे अप्रत्याशित क्यों न लगें। ये कुंजी वास्तव में एक आधुनिक निवेशक के रूप में आपकी दिशा सूचक है। पहला चक्र, आर्थिक चक्र, किसी देश, किसी बाजार, किसी युग की प्राकृतिक लय। हम सबसे व्यापक से शुरू करते हैं। यही अर्थव्यवस्था है। अगर आप पिछले 50 वर्षों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखें, तो आप एक साधारण घटना देखेंगे। यह ऊपर जाती है, धीमी होती है, सुधार करती है, फिर से शुरू होती है। यह लगभग सांस लेने जैसा है, जैसे दिल की धड़कन। हम हमेशा 4 मुख्य चरणों से गुजरते हैं। विस्तार, सब कुछ अच्छा है। तेज विकास, कंपनियां लोगों को नौकरी पर रखती हैं, वेतन बढ़ते हैं, लोग उपभोग करते हैं। यह वह अवधि है जब सब कुछ आसान लगता है। हम नवाचार, परियोजनाओं, दीर्घकालिक दृष्टि की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि भविष्य सुरक्षित है, सिवाय इसके कि इसके बाद दूसरा चरण आता है मंदी का। संकेत अधिक सतर्क हो जाते हैं, दरें बढ़ती हैं, कंपनियां धीमी पड़ जाती हैं, उनकी भर्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं, परिवार थोड़ा कम उपभोग करते हैं, हम अनिश्चितता की बात करने लगते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे मशीन धीरे धीरे सांस लेने लगे। फिर आती है तीसरी अवस्था, मंदी। यह शब्द डराता है, लेकिन असल में यह एक प्राकृतिक सामान्य घटना है, जैसे कोई आर्थिक सर्दी। कंपनियां खुद को पुनर्गठित करती हैं, वे थोड़ा कम खर्च करती हैं, निवेशक थोड़े और सतर्क हो जाते हैं, और फिर भी इन्हीं समयों में सबसे बेहतरीन अवसर जन्म लेते हैं। सबसे बेहतरीन शेयर, सबसे बेहतरीन कंपनियां, सबसे बेहतरीन नवाचार। गूगल, मेटा, उबर, एयरबीएनबी, ये सभी या तो किसी संकट के दौरान या उसके ठीक बाद उभरे। और फिर चौथा चरण, पुनरुद्धार। सर्दी के बाद बसंत आता है, कंपनियां फिर से आगे बढ़ती हैं, विश्वास लौट आता है, बाजार फिर से उड़ान भरते हैं, कई बार तो इससे पहले ही कि अर्थव्यवस्था आधिकारिक रूप से फिर से शुरू हो। और धीरे धीरे हम फिर से विस्तार के चरण में लौट आते हैं।
और बस चक्र फिर से शुरू हो जाता है और असल में यह कभी रुकता नहीं है। यह आर्थिक मौसम हमेशा बदलता रहता है, लेकिन यह कभी भी अप्रत्याशित नहीं होता। यह हमें दूसरे चक्र की ओर ले जाता है, बाजार चक्र, वह भावनात्मक नक्शा जिसे हम अक्सर देखना भूल जाते हैं। अब जब हमने आर्थिक चक्र को समझ लिया है, तो हम निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चक्र वित्तीय बाजारों के चक्र पर आते हैं। बाजार वास्तविकता का अनुसरण नहीं करते, वे पहले से ही भावनाओं का अनुसरण करते हैं। वे अनुमान लगाते हैं, वे बढ़ा चढ़ाकर प्रतिक्रिया करते हैं, वे घबरा जाते हैं और फिर दूसरी दिशा में भी बढ़ा चढ़ाकर प्रतिक्रिया करते हैं। एक तरह की सार्वभौमिक रूपरेखा है जो इस भावनात्मक चक्र का प्रतिनिधित्व करती है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपने इसे जिया है, भले ही आप इसे न जानते हो। आप हर चरण को पहचान लेंगे। सबसे पहले आशावाद। अरे ये तो दिलचस्प लग रहा है। हम किसी बाजार, किसी संपत्ति के बारे में सुनना शुरू करते हैं, हम सोचते हैं इसमें कोई रास्ता है। दूसरा, उत्तेजना। यह ऊपर जा रहा है, मुझे पता था कि यह एक अच्छा विचार है। लोग इसमें शामिल होते हैं क्योंकि वे शुरुआती मुनाफा देखते हैं। तीसरा चरण, उत्साह। यह अविश्वसनीय है, यह आसान है, यही भविष्य है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, यहां तक कि वे भी जिन्हें कभी वित्त में दिलचस्पी नहीं थी। और अक्सर यहीं पर आम जनता खरीदना शुरू करती है। हैरानी की बात है कि यहीं पर पेशेवर लोग बेचना शुरू कर देते हैं। और फिर आता है संदेह। अरे ये नीचे क्यों जा रहा है, ये तो बस एक सुधार है। हम खुद को दिलासा देने की कोशिश करते हैं। इनकार। नहीं, रुको, यह संभव नहीं है कि यह और नीचे गिर जाए। हम ऐसे लेख ढूंढते हैं जो इस आशावाद की पुष्टि करें। और फिर डर। अब तो ठीक है, मैं मानता हूं यह गंभीर हो गया है। हर 3 मिनट में अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं, जिसके बाद घबराहट आती है। मैं बेच रहा हूं चाहे जो भी दाम मिले, और यही सबसे खराब फैसला है। भले ही घबराहट में यह तर्कसंगत लगे, लेकिन यही वह फैसला है जिससे आप सच में पैसे खो देंगे। आठवां चरण, हार मान लेना। सब खत्म, अब मैं अपनी जिंदगी में कभी निवेश को हाथ नहीं लगाऊंगा। और अक्सर यही सबसे निचला बिंदु होता है। उदासीनता। अब मैं सतर्क हो गया हूं, बाजार फिर से उठ रहे हैं, लेकिन अब मैं इसके बारे में और सुनना नहीं चाहता। और फिर धीरे धीरे सब कुछ फिर से शुरू होता है। एक तरह की जमा पूंजी, गंभीर निवेशक वापस आना शुरू करते हैं। वे धीरे धीरे शांतिपूर्वक खरीदते हैं, और यही पुनरुत्थान है। चक्र फिर से शुरू होता है, और हम अक्सर फिर से उसी जाल में फंस जाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक चक्र, यही एक शुरुआती निवेशक का चक्र भी है। मुझे एक युवा निवेशक की याद है जिसे मैंने मार्गदर्शन दिया था। उसने सब कुछ पढ़ लिया था, सब कुछ देख लिया था। उसे लगा कि वह तैयार है। पहला सौदा, वह जीतता है, वह बहुत खुश है। दूसरा सौदा, वह फिर से जीतता है, उसे लगता है कि वह अजेय है। तीसरा सौदा, वह जीतना जारी रखता है, और तभी दिमाग बदल जाता है। वह मुझसे कहता है, लेकिन डोमिनिक, यह तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। और तब मैं उसे देखता हूं और कहता हूं, लेकिन ध्यान रखना, तुम अभी तक मनोवैज्ञानिक चक्र में नहीं आए हो। अगले सौदे में वह 40% हार जाएगा, और तभी अचानक वह उस मशहूर चक्र को समझता है। डर, संदेह, घबराहट, और बाद में, लेकिन बहुत बाद में, स्पष्टता। कुछ महीनों बाद वह मुझसे कहता है, मैं सोचता था कि ट्रेडिंग बाजार के खिलाफ एक लड़ाई है, लेकिन असल में नहीं, यह तो खुद के खिलाफ एक लड़ाई है। और यह बिल्कुल सही है। तीसरा चक्र, वह व्यक्तिगत होता है। यह आपकी अपनी भावनात्मक स्थिति है। इस तीसरे चक्र को बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि यह बेहद महत्वपूर्ण है। यह एक व्यक्तिगत निजी चक्र है, क्योंकि भले ही दो लोग एक ही संपत्ति में निवेश करें, वे बिल्कुल एक जैसी भावनाएं नहीं महसूस करते। एक व्यक्ति छोटी सी गिरावट को भी एक त्रासदी की तरह देख सकता है, जबकि दूसरा उसमें एक अवसर देखेगा। और जानते हैं क्या? असल में यह फर्क बाजार से नहीं आता, यह मानसिक दृष्टिकोण से आता है। तो यहां बताया गया है कि हम इस भावनात्मक चक्र को 5 चरणों में कैसे देख सकते हैं। रुचि, हम खोजते हैं, जानकारी लेते हैं और खुद को उसमें देखते हैं। उत्साह, हम सोचते हैं, हां शायद यह मेरे लिए ही है। आशा, हम जीतते हैं, डोपामिन मिलता है। फिर आता है संदेह, क्या मैं सच में इसके लिए बना हूं? जब यह गिरना शुरू होता है। तनाव, जब अस्थिरता आती है, हम संदेह करने लगते हैं। और फिर अनुभव आता है, यही आप एक नया मुकाम पार करते हैं। आप समझते हैं कि बाजार आपको नहीं परखते, बल्कि आप खुद को परखते हैं। तो चक्र तनाव मुक्त निवेश की कुंजी क्यों है? यह शायद वही सच्चाई है जो निवेशक के दिमाग में सब कुछ बदल देती है। बाजार अप्रत्याशित नहीं है। अप्रत्याशित तो मानवीय प्रतिक्रिया है। चक्रों में उनकी नियमितता अद्भुत होती है। जब आप इन्हें समझ लेते हैं, तो आपको 3 महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं। जब गिरावट आती है, तो आप घबराना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह चक्र का हिस्सा है।
आप तेजी के पीछे भागना बंद कर देते हैं क्योंकि आप सामूहिक उत्साह को पहचान लेते हैं। आप प्रतिनिधि प्रबंधन को बेहतर समझते हैं क्योंकि आप महसूस करते हैं कि पेशेवर लोग इन भावनात्मक चक्रों में नहीं बहते। तो आखिर ये पेशेवर लोग इन चक्रों का उपयोग कैसे करते हैं? पेशेवर भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करता। वह बस आर्थिक चक्र की स्थिति, बाजार का मूड और निवेशकों की भावनात्मक स्थिति का अवलोकन करता है। उसकी सोच दीर्घकालिक होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कभी भी आज के मौसम को सामान्य जलवायु या उस मौसम से नहीं मिलाता जिसमें हम हैं। एक बाजार आज सिर्फ इसलिए गिर सकता है क्योंकि निवेशक तनाव में हैं, लेकिन पेशेवर लोग घबराते नहीं हैं। वे चक्र के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। इसीलिए उनमें से कई कहते हैं, हम बाजार की वजह से नहीं जीतते, हम इस बात से जीतते हैं कि हम चक्रों को कैसे पार करते हैं। इस कुंजी से आपको जो याद रखना है वह बहुत सरल है। सब कुछ चक्रीय है, कुछ भी स्थायी नहीं है। चक्र आपको फंसाने के लिए नहीं है, वे आपको मार्गदर्शन देने के लिए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको इन चक्रों को पहचानना चाहिए जो आपको वह मानसिक शांति देंगे जो बहुत कम निवेशकों के पास होती है। यह आपको तब घबराने से बचाता है जब दूसरे घबरा रहे होते हैं। दूसरों के उत्साहित होने पर आप खुद को उत्साहित नहीं करते, अपनी रणनीति पर केंद्रित रहते हैं और डेलीगेटेड मैनेजमेंट का उपयोग बुद्धिमत्ता के एक साधन के रूप में करते हैं, न कि कमजोरी की स्वीकारोक्ति के रूप में। अब जब आपके पास चक्रों की अच्छी समझ है, तो हम एक बहुत ही शक्तिशाली चीज पर आगे बढ़ेंगे जो पेशेवर ट्रेडर्स अलग तरीके से करते हैं और जो उन्हें 90% लोगों से ऊपर ले जाती है। अब हम कुंजी नंबर 4 पर आते हैं। अब हम एक ऐसी कुंजी पर पहुंचते हैं जिसे साझा करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यह अक्सर लोगों के लिए एक नई समझ लेकर आती है। आखिरकार हमने मनोविज्ञान, अनुशासन और चक्रों के कुछ पहलुओं को देखा है, लेकिन एक सवाल है जो हमेशा सामने आता है। असल में पेशेवर लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? कैसे हो सकता है कि एक ही बाजार, एक ही संपत्तियां, एक ही अवसर होने के बावजूद कुछ लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं और कुछ नहीं कर पाते? और यहां मैं आपको चौंका दूंगा। जो चीज एक पेशेवर को एक आम व्यक्ति से अलग करती है, वह न तो तकनीक है, न ही पढ़ाई का स्तर, न ही प्लेटफॉर्म और यहां तक कि अनुभव भी नहीं है। जो पेशेवर को अलग बनाता है वह है उसकी सोचने का तरीका, उसकी मानसिकता, जोखिम को देखने का नजरिया, अनिश्चितता के साथ उसका रिश्ता, उसकी आंतरिक संरचना। मैं आपको 5 मुख्य अंतर बताने जा रहा हूं, और अगर आप इन्हें भले ही 20% तक भी अपना लेते हैं, तो आपकी निवेश करने की शैली पूरी तरह बदल सकती है। पेशेवर संभावना में सोचता है, निश्चितता में नहीं। यही बुनियादी अंतर है। एक आम व्यक्ति अक्सर सही साबित होना चाहता है। वह चाहता है कि बाजार उसकी अंतर्ज्ञान को सही ठहराए। वह भविष्यवाणी करना चाहता है। वह सही समय की तलाश करता है। पेशेवर, उसकी सोच पूरी तरह अलग होती है। वह संभावनाओं, सांख्यिकी और अधिक गणितीय दृष्टिकोण से सोचता है। वह कभी यह नहीं पूछता क्या यह ऊपर जाएगा या नीचे। वह पूछता है इस परिदृश्य के अनुकूल होने की कितनी संभावना है, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह एक पूरी तरह से अलग तरीका है। पेशेवर सच नहीं ढूंढता, वह संगति ढूंढता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने मुझसे एक दिन कहा, मेरा काम सही होना नहीं है, मेरा काम है पैसा कमाना। इसका मतलब है अपने अहंकार को चुप रहना सिखाना, क्योंकि बाजार हमेशा सही होता है। न तुम न मैं, सिर्फ वही। जहां आम आदमी सही होना चाहता है, वहीं पेशेवर लाभदायक होना चाहता है। दूसरा तत्व, पेशेवर पहले जोखिम को संभालता है और उसके बाद लाभ को। मैं आपको गारंटी देता हूं कि यह वाक्य आपकी वित्तीय जिंदगी को सचमुच बदल सकता है। असल में आम लोग सबसे पहले यह देखते हैं कि वे कितना कमा सकते हैं, जबकि प्रोफेशनल्स सबसे पहले यह देखते हैं कि वे कितना खो सकते हैं। और यही सब कुछ बदल देता है। आम आदमी 20% के संभावित लाभ को देखता है, जबकि प्रोफेशनल 5% के जोखिम को देखता है। आम आदमी कहता है अगर यह ऊपर चला गया तो, जबकि प्रोफेशनल सोचता है कि अगर सब कुछ बिगड़ गया तो क्या करना है। आपकी परफॉर्मेंस इस बात से नहीं आती कि आप कितना ज्यादा कमा सकते हैं, यह आपकी बड़ी हानियों से बचने की क्षमता से आती है। जब कोई प्रोफेशनल ट्रेडर ऑन ऑर्डर लगाता है तो उसे सेकंड के भीतर पता होता है कि अगर वह गलत हुआ तो कहां निकलेगा, अधिकतम कितना नुकसान उठाएगा और उसके बाद कैसे बैलेंस करेगा। कुछ भी किस्मत पर नहीं छोड़ा जाता। मेरे एक दोस्त हैं जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा था, अगर मैंने अपना जोखिम तय नहीं किया है तो मुझे किसी पोजीशन में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। कल्पना कीजिए अगर यह बात सभी खुदरा निवेशकों पर लागू हो जाए, शायद बाजार एक बहुत ही अलग जगह बन जाएगा।
तीसरा तत्व, प्रोफेशनल के पास एक प्रक्रिया होती है, वह कुछ भी बिना तैयारी के नहीं करता। ये सबसे बड़ी भ्रांति है जो सोशल मीडिया ट्रेडिंग के इर्द गिर्द बनाता है। ये विचार कि ट्रेडर ऐसे जीनियस होते हैं जो बाजार को महसूस कर लेते हैं। इससे बड़ी कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। पेशेवर बाजार को महसूस नहीं करता, वह एक प्रक्रिया का पालन करता है, बार बार, दिन दर दिन, साल दर साल। प्रक्रिया ये सख्त नियमों का एक समूह है। कब प्रवेश करना है, कब बाहर निकलना है, कितना जोखिम लेना है, पोजीशन को कैसे प्रबंधित करना है, परिस्थिति का मूल्यांकन कैसे करना है, कौन सा आकार साइज इस्तेमाल करना है, नुकसान होने पर क्या करना है, मुनाफा होने पर क्या करना है। एक प्रक्रिया ये एक चेकलिस्ट की तरह होती है। यही बिल्कुल वही है जो एयरलाइन पायलट करते हैं। अगर आप एक ऐसे पायलट को लें जिसके पास पहले से 10,000 घंटे की उड़ान का अनुभव है, वह अपने कॉकपिट को जुबानी जानता है और लगभग आंखें बंद करके भी उड़ान भर सकता है। फिर भी हर टेक ऑन ऑफ से पहले वह अपनी चेकलिस्ट के सभी बिंदुओं की जांच करता है। क्यों? क्योंकि चेकलिस्ट गलती से बचाती है। ट्रेडिंग के पेशेवर बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। उनका दिमाग उस समय फैसला नहीं करता, बल्कि प्रक्रिया उनके लिए फैसला करती है। चौथा तत्व, पेशेवर का अपने अहंकार से स्वस्थ संबंध होता है। यह बात मैं आपको यकीन दिलाता हूं बहुत बड़ी है। अहंकार एक व्यक्तिगत ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार चाहता है कि वह अपनी भरपाई करे, सही साबित हो, डटा रहे, नुकसान को स्वीकार न करे, खुद को कुछ साबित करे। यह तबाही की ओर जाने का सबसे तेज रास्ता है। पेशेवर ने तो अपने अहंकार को एक तरफ रखना सीख लिया है। मुझे एक बातचीत याद है एक ऐसे ट्रेडर के साथ जो कई 100 मिलियन का प्रबंधन करता था। मैंने उससे पूछा, तुम अपने अहंकार को कैसे संभालते हो? वह जोर से हंस पड़ा और बोला, मेरा अहंकार, मैं उसे एक डिब्बे में रख देता हूं और जब घर लौटता हूं तभी खोलता हूं, लेकिन दिन में कभी नहीं। ये बिल्कुल सच है। एक पेशेवर 20 सेकंड में मान सकता है कि वह गलत था। यह इसलिए नहीं कि वह कमजोर है, बल्कि इसके उलट क्योंकि वह मजबूत है। अपनी गलती स्वीकार करना एक सुपर पावर है। वहीं एक आम आदमी कभी कभी हफ्तों तक घाटे वाली पोजीशन पकड़े रहता है ताकि अपनी गलती न माने, जबकि प्रोफेशनल 30 सेकंड में ही उसे काट देगा। एक और फर्क यह है कि पेशेवर वह काम दूसरों को सौंप देता है जो उसके दायरे में नहीं आता, और यह एक ऐसी बात है जिसे बहुत कम आम लोग समझते हैं। यहां तक कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी काम सौंपते हैं। उनके पास विश्लेषक, डेटा साइंटिस्ट, टीमें, एल्गोरिदम, एआई टूल्स, अलर्ट सिस्टम और ऑटोमेटेड बैक टेस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि एक पेशेवर जानता है कि वह सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। एक अकेला ट्रेडर जो अपने घर में कॉफी का कप लेकर बैठा है और 3 टैब्स खोले हुए हैं, उसकी संस्थागत निवेशकों के सामने कोई संभावना नहीं है। लेकिन एक आम व्यक्ति जो किसी पेशेवर टीम को काम सौंपता है, ऐसी टीम जिसके पास ये टूल्स, ये प्रक्रियाएं और यह अनुशासन है, उसके सफल होने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। काम सौंपना कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि यह वित्तीय बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। इसी को मैं अपनी वित्तीय स्थिति की जनरल डायरेक्टर की भूमिका कहता हूं। एक जनरल डायरेक्टर हर छोटे छोटे विवरण को खुद नहीं संभालता। वह लक्ष्यों, संसाधनों और रणनीति की एक स्पष्ट दृष्टि रखता है और कार्यान्वयन विशेषज्ञों को सौंप देता है। एक्सटेरा जैसी डेलीगेटेड मैनेजमेंट में आप ठीक इसी सोच को अपनाते हैं। आप ट्रेडर बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि रणनीतिक ढांचे के संचालक बन जाते हैं। एक छोटी सी कहानी, एक प्रोफेशनल कैसे हारते हुए भी जीत सकता है। हाँ, मैं इस छवि को साझा करना चाहता हूं जो बहुत ही प्रभावशाली है। ये उस दिन की बात है जब मैं एक संस्थागत ट्रेडर के साथ था। वह एक घाटे वाली पोजीशन को बंद कर रहा था। कुछ भी नाटकीय नहीं था, -1.5%। उसने अपने बटन पर क्लिक किया, मुस्कुराया और मुझसे कहा, अच्छा नुकसान। और मैंने उससे कहा, कैसी अच्छी हानि, तुमने तो अभी अभी पैसे गंवाए हैं। और उसने मुझे जवाब दिया, यह एक अच्छी हानि है क्योंकि यह मेरे प्लान के अनुसार है। और यह वाक्य, यह तो एक खजाना है। एक अच्छी हानि कम हानि नहीं होती, बल्कि वह होती है जो नियंत्रित हो, पहले से तय हो और रणनीति में शामिल हो। आम लोग तो हर नुकसान को एक त्रासदी की तरह जीते हैं। पेशेवर लोग किसी हानि को अपने व्यवसाय में एक सामान्य लाइन की तरह देखते हैं, इसीलिए वे लंबे समय में जीतते हैं। सारांश में जो एक पेशेवर को एक आम व्यक्ति से अलग करता है, वह यह है कि आम व्यक्ति सही साबित होना चाहता है, जबकि पेशेवर लाभदायक होना चाहता है। आम व्यक्ति लाभ पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि पेशेवर जोखिम पर ध्यान देता है। आम व्यक्ति जहां तहां कुछ भी कर देता है, वहीं पेशेवर एक प्रक्रिया को लागू करता है। आम व्यक्ति अपने अहंकार से लड़ता रहता है, जबकि पेशेवर ने उसे दरवाजे पर ही छोड़ दिया है। आम व्यक्ति सब कुछ खुद करना चाहता है, जबकि पेशेवर समझदारी से जिम्मेदारियां सौंपता है। इस चौथी कुंजी का निष्कर्ष,
अब आप देख सकते हैं कि प्रोफेशनल और शौकिया व्यक्ति के बीच का अंतर तकनीकी कौशल नहीं है, बल्कि यह मानसिक संरचना, समय के प्रति दृष्टिकोण, जोखिम प्रबंधन और विनम्रता है। और यह एक बेहतरीन खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको ट्रेडर बनने, चार्ट्स पर रातें बिताने या तकनीकी विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है। एक पेशेवर की सही सोच अपनाने के लिए आप आज ही एक प्रक्रिया अपना सकते हैं। प्रबंधन को सौंपना अब एक स्वाभाविक बात बन जाती है। अब आप आखिरकार समझते हैं कि अपने पैसे का प्रबंधन एक महाप्रबंधक की तरह कैसे करना है। और आप एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जिसमें आपका पूंजी बिना आपकी भावनाओं के काम में बाधा डाले बढ़ सकता है। अब जब आप देख चुके हैं कि पेशेवर कैसे सोचते हैं, तो हम आखिरी कुंजी पर चलते हैं। आप अपनी खुद की निर्णय लेने की विधि कैसे बना सकते हैं? चलिए अब पांचवी कुंजी की ओर बढ़ते हैं। अपनी खुद की निर्णय लेने की विधि एक ऐसे सिस्टम के साथ बनाना जो किसी भी निवेशक को बदल सकता है। अब हम एक बहुत खास कुंजी पर आ गए हैं, क्योंकि ये एक बदलाव का संकेत देती है। यह बदलाव है सिद्धांत से व्यवहार में, ज्ञान से अनुप्रयोग में, और सबसे बढ़कर मैं बाजारों के आगे मजबूर हूं से मैं अपनी रणनीति को नियंत्रित करता हूं की ओर। इस पांचवी कुंजी में मैं आपको वह निर्णय लेने की विधि साझा करूंगा जिसका उपयोग सभी गंभीर निवेशक करते हैं, चाहे वे जागरूक शौकिया हों या अनुभवी पेशेवर। एक ऐसी विधि जो सरल, स्पष्ट, सार्वभौमिक है और सबसे बढ़कर तुरंत लागू की जा सकती है। और मुझे इस कुंजी में जो सबसे अच्छा लगता है वह यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है। ये कुछ कुछ जीपीएस जैसा है। आपको ये जानने के लिए इंजन को समझने की जरूरत नहीं है कि आप कहां जा रहे हैं। सिर्फ मंजिल जानना और सही रास्ता चुनना ही काफी है। और ठीक यही हम करने जा रहे हैं। आखिर हमें एक विधि की जरूरत क्यों है? क्योंकि बिना किसी विधि के सब कुछ भावनात्मक हो जाता है। जैसे ही भावना ड्राइविंग सीट आती है, हम पहली कुंजी के साथ मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों पर लौटते हैं। विधि वह चीज है जो आपको बाजार में उथल पुथल के समय भी स्पष्ट सोचने, सही फैसले लेने, थकान में घबराने से बचने, तेजी में उत्साहित होने से रोकने और सबसे महत्वपूर्ण, आपको सुसंगत बनाए रखने में मदद करती है। एक निवेशक बिना विधि के उस नाव की तरह है जिसके पास पतवार नहीं है। वह आगे तो बढ़ता है, लेकिन वह वहीं जाता है जहां हवा उसे ले जाती है। एक विधि के साथ आप सक्रिय रूप से नियंत्रण संभालते हैं। और मैं ये अक्सर कहता हूं, वित्तीय स्वतंत्रता आपके ज्ञान से नहीं आती, ये इस बात से आती है कि आप कैसे निर्णय लेते हैं। एक सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली विधि, 5 सवालों में मैं आपको उन 5 सटीक सवालों के जरिए मार्गदर्शन देना चाहता हूं जो पेशेवर निवेशक अपनी रणनीति बनाते समय खुद से पूछते हैं। ये 5 सवाल आप अलग अलग संदर्भों में खुद से पूछ सकते हैं। दीर्घकालिक निवेश, कोई सौंपा गया समाधान, कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, वित्तीय योजना, एक समग्र पोर्टफोलियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखेंगे यह हर स्थिति में काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, मेरा असली वित्तीय लक्ष्य क्या है? मैं जानबूझकर मेरा लक्ष्य कह रहा हूं, क्योंकि बहुत से निवेशक ऐसे लक्ष्यों के साथ जीते हैं जो उनके अपने नहीं होते। ये वे लक्ष्य हैं जो सोशल मीडिया, दूसरों या सुनी सुनाई वादों से आते हैं। एक वित्तीय लक्ष्य व्यक्तिगत होना चाहिए, ये बहुत निजी है। ये आपकी कहानी, आपके प्रोजेक्ट्स, आपकी स्थिति और आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ा होता है। सबसे बड़ी गलती यह है कि हम उन 3 प्रसिद्ध वित्तीय स्तरों को आपस में मिला देते हैं जिनके बारे में हमने एक पिछली ट्रेनिंग में बात की थी। सुरक्षा, स्वतंत्रता या वित्तीय आजादी। ये तीनों स्तर एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ये तो एक जैसे उपकरण भी इस्तेमाल नहीं करते। तो अपने लक्ष्य का फैसला करें। सुरक्षा का मतलब है अपनी जीवन शैली को सुरक्षित रखना, तनाव से बचना, स्थिति को स्थिर करना। इस संदर्भ में हम कोई भी गैर जिम्मेदाराना जोखिम नहीं लेते। स्वतंत्रता का मतलब है जब आपकी पैसिव इनकम आपकी जरूरतों को पूरा करती है। यहां हम विविधता लाते हैं, रणनीति के नजरिए से सोचते हैं और तरीके अपनाते हैं। और वित्तीय स्वतंत्रता, यह इसका उच्चतम स्तर है। पूंजी आपको अपनी जीवन शैली चुनने की आजादी देती है। यहां हम बेहतर प्रदर्शन की तलाश करते हैं, लेकिन हमेशा अनुशासन के साथ। और पेशेवर कभी भी इन अलग अलग स्तरों को आपस में नहीं मिलाता, क्योंकि जो उपकरण वित्तीय स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त है वही तब उपयुक्त नहीं होगा जब कोई सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहता है, और निश्चित रूप से इसका उल्टा भी सही है। जैसे ही आप अपना असली लक्ष्य चुन लेते हैं, स्पष्टता का 50% हिस्सा पहले ही हासिल हो जाता है। दूसरा सवाल, मैं किस स्तर का जोखिम स्वीकार करने के लिए तैयार हूं? और यह भी व्यक्तिगत है। इसका कोई सार्वभौमिक उत्तर नहीं है, सिर्फ आपके लिए सही उत्तर है। जोखिम कोई तकनीकी आंकड़ा नहीं है,
जोखिम यह है कि मैं कितना खो सकता हूं बिना अपनी नींद खोए। क्या आप सच में अपना असली जोखिम स्तर जानना चाहते हैं? तो यह बहुत आसान है। जब आप अपना ऐप खोलते हैं और अस्थायी नुकसान देखते हैं, तो क्या आप अपना दिन सामान्य रूप से जारी रख सकते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आप अपने जोखिम स्तर के साथ संतुलित हैं। अगर जवाब नहीं है, तो आप बहुत अधिक जोखिम में हैं। खतरा यह है कि आप ऐसा जोखिम लें जो आपके अनुकूल ना हो और फिर तनाव बढ़ने के कारण गलत फैसले लें। यह अब वित्त नहीं है, दरअसल ये आपकी भावनाओं का प्रबंधन है। अपने जोखिम स्तर को जानना, मानसिक रूप से एक सुरक्षा जाल बनाना और बेहतर जीवन जीना है। तीसरा सवाल, मेरा कितना पूंजी प्रदर्शन के लिए समर्पित है? और यही हम ट्रेडिंग के हिस्से की बात करते हैं। ट्रेडिंग कोई पूरा पोर्टफोलियो नहीं है, ये सब कुछ या कुछ भी नहीं जैसी बात नहीं है। ये एक हिस्सा है, एक रणनीति में एक उपकरण है। ये हिस्सा एक आधुनिक निवेशक के लिए अक्सर कुल पूंजी का 5 से 15% के बीच होता है। यह सीमा क्यों है? क्योंकि केवल यही हिस्सा हमें प्रदर्शन हासिल करने में मदद करता है। बाकी को संरचित, विविधीकृत और संतुलित होना चाहिए। ट्रेडिंग का हिस्सा कुछ हद तक एक्सीलरेटर जैसा है। ये नींव नहीं है, ये एक कार की तरह है। हमारे पास सुरक्षा के लिए चेसिस है, सामान्य रिटर्न के लिए इंजन है और फिर ट्रेडिंग के लिए टर्बो है। और अगर आप केवल टर्बो पर ही चलाने की कोशिश करेंगे, तो आप इंजन को फोड़ देंगे। यहाँ पेशेवर की भूमिका स्पष्ट है। सही समय पर, सही रास्ते पर, सही दबाव के साथ टर्बो लगाना। कोई अकेला व्यक्ति ये नहीं कर सकता, पेशेवर कर सकता है। चौथा सवाल, क्या मैं खुद कार्रवाई करना चाहता हूं या केवल मार्गदर्शन करना चाहता हूं? ये सवाल सब कुछ पूरी तरह बदल देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे खुद कार्रवाई करना चाहते हैं। वे कहते हैं, मैं सीखना चाहता हूं, मैं ट्रेड करना चाहता हूं, मैं संकेतों को समझना चाहता हूं। लेकिन असलियत में यह थकाऊ, तनावपूर्ण, समय लेने वाला है और यह उनका पेशा भी नहीं है। वहीं मार्गदर्शन करना कुछ और ही है। यह कहीं अधिक सुलभ है, अधिक शक्तिशाली है और सबसे बढ़कर यह अधिक समझदारी भरा है। खुद कार्रवाई करना मतलब हर ऑपरेशन खुद करना। मार्गदर्शन करना मतलब है रूपरेखा, लक्ष्यों, जोखिम के स्तर का निर्धारण करना और निष्पादन को विशेषज्ञों को सौंप देना। यही बड़ा फर्क है मैदान में खिलाड़ी होने और उस कोच होने में जो टीम का नेतृत्व करता है। और ईमानदारी से कहें तो आधुनिक डेलीगेटेड मैनेजमेंट असल में मार्गदर्शन है। ये एक तरह की सामान्य दिशा निर्देशन है। मतलब मैं महत्वपूर्ण फैसले लेता हूं और पेशेवरों को तंत्र संभालने देता हूं। जब मैं संस्थागत ट्रेडर्स को देखता हूं, तो जो बात मुझे चौंकाती है वह यह है कि वे भी डेलीगेट करते हैं। वे विश्लेषण, उपकरण, संकेत, बैक टेस्टिंग जैसी चीजें सौंपते हैं। इसीलिए किसी व्यक्तिगत निवेशक के लिए भी यही करना पूरी तरह से तार्किक है। सवाल 5, कौन सा विशेषज्ञ या कौन सा समाधान मेरे मानदंडों पर खरा उतरता है? यहीं पर यह विधि ठोस बन जाती है, क्योंकि डेलीगेट करना मतलब आंख बंद करके भरोसा करना नहीं है। डेलीगेट करना मतलब चयन करना, मार्गदर्शन करना और नियंत्रण करना है। और एक अच्छा निवेशक अपने साझेदारों का चयन स्पष्ट, बहुत सटीक मानदंडों के आधार पर करता है। पूरी पारदर्शिता, स्पष्ट रिपोर्टिंग, विविधीकृत पूंजी तक पहुंच, एक सुसंगत इतिहास, नियंत्रित जोखिम प्रबंधन, स्पष्ट रूप से पहचानी गई पेशेवर टीम, आधुनिक उपकरण, दीर्घकालिक दृष्टि, फंड्स पर कोई लॉक इन नहीं और सबसे महत्वपूर्ण, जो डेलीगेट करता है और जो कार्य करता है, उनके हितों का मेल। यह आखिरी बिंदु बेहद महत्वपूर्ण है। आपको ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहिए जो तभी कमाते हैं जब आप कमाते हैं, न कि ऐसे लोगों के साथ जो तब भी कमाते हैं जब आप हारते हैं। यही वह बात है जो एक्सटेरा जैसे आधुनिक मॉडल को पारंपरिक बैंकिंग संरचनाओं से अलग करती है। आप यहाँ कोई उत्पाद खरीदने के लिए नहीं हैं, आप यहाँ एक ऐसी रणनीति को संचालित करने के लिए हैं जिसमें एक पेशेवर टीम निष्पादन की जिम्मेदारी लेगी। तो एक आखिरी किस्सा, वह निर्णय लेने का ढांचा जिसने मुझे अपनी सोच बदलने में मदद की। मैं आपके साथ कुछ व्यक्तिगत साझा करने जा रहा हूं। कुछ साल पहले मैं एक महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय के सामने था और मैं अटका हुआ था। बहुत सारे विकल्प, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे परिदृश्य, वही मशहूर विश्लेषण से पंगुता। और एक मेंटर ने मुझसे कहा, डोमिनिक, तुम कभी भी अच्छे निर्णय नहीं ले पाओगे जब तक तुम्हारे पास निर्णय लेने की एक प्रणाली नहीं होगी। मैं कहता हूं, लेकिन एक प्रणाली? कौन सी व्यवस्था? और उन्होंने उत्तर दिया, हमेशा अपने आप से यही प्रश्न पूछें। हमेशा। ये 5 प्रश्न और कुछ नहीं। फिर आप उन्हें निष्पादित करें। ये वही प्रणाली है जो मैंने अभी आपको भेजी है।
और ये मेरे सभी निर्णयों में मेरे साथ रहा, जैसे निवेश करना, विनिवेश करना, प्रतिनिधि बनाना, गति बढ़ाना, धीमा करना। यह प्रणाली आपके जीवन को सरल बना देगी। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करती है और आपके चुनावों को स्पष्ट बनाती है। यही प्रणाली प्रतिनिधि प्रबंधन को भी सुसंगत और प्रभावी बनाती है, क्योंकि आप ठीक-ठीक जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इस पांचवी और अंतिम कुंजी के निष्कर्ष के रूप में यही है जो आप याद रख सकते हैं। एक अच्छा वित्तीय निर्णय कभी भी भावनात्मक निर्णय नहीं होता, वह एक संरचित निर्णय होता है। आपकी सफलता किस्मत या संयोग से नहीं आती, ये एक प्रणाली से आती है। प्रतिनिधि प्रबंधन कोई हार मानना नहीं है, बल्कि यह आपकी प्रक्रिया में एक स्तर ऊपर उठना है। आपको ट्रेडर बनने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी रणनीति के पायलट बनना चाहिए। जब आपके निर्णय स्पष्ट होते हैं तो आपका पूंजी बेहतर काम करती है। और इन 5 सवालों की इस विधि के साथ अब आपके पास वह उपकरण है जिसे आप अपनी जिंदगी के कई हिस्सों में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने निवेशों के लिए, कई परिस्थितियों में, यहां तक कि जब दबाव बढ़ता है तब भी। यही चीज उन लोगों में फर्क करेगी जो बाजारों के आगे झुकते हैं और जो अपने भविष्य के पायलट बनते हैं। और अब आपके पास सारी चाबियां हैं। अब हम इस सत्र को समेट सकते हैं, विचारों को एकत्रित कर सकते हैं और इस पूरे समूह को एक अर्थ दे सकते हैं। अगर आप अभी भी यहां हैं तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने वित्तीय जीवन पर फिर से नियंत्रण करने का फैसला किया है। कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि सच में अभी। और सिर्फ यही अपने आप में एक बहुत बड़ा फायदा है। आज हमने ये खोजा कि असल में वह क्या चीज है जो एक आगे बढ़ने वाले निवेशक और एक थक जाने वाले निवेशक के बीच फर्क करती है। और आपने देखा, ये कोई जादुई संकेतक या बिल्कुल सही समय नहीं है, ये कोई गजब की चाल नहीं है। असल फर्क सोचने के तरीके, रवैये, अनुशासन और अपनी निर्णय लेने की क्षमता में है, खासकर तब जब बाजार में उतार चढ़ाव हो रहे हों। हमने साथ में देखा कि कभी कभी हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। और फिर हमने देखा कि पेशेवर लोग किस तरह एक मजबूत अनुशासन बनाते हैं, चक्र कैसे काम करते हैं, जिसमें हमारे व्यक्तिगत भावनात्मक चक्र भी शामिल हैं। और अंत में आपने अपनी खुद की एक सरल, शक्तिशाली निर्णय लेने की विधि 5 सवालों के जरिए तैयार की है। अब जब आपके पास ये चाबियां हैं, मानसिक स्पष्टता, रणनीतिक अनुशासन, चक्रों की समझ और एक परिपक्व निवेशक का निर्णय लेने का ढांचा, तो आप अगली स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं, यानी एक पेशेवर, नियंत्रित, विविध और सुलभ प्रबंधन की ओर। और यहीं पर एक्सटेरा का दृष्टिकोण पूरी तरह से मायने रखता है, क्योंकि मौजूदा सभी समाधानों में से बहुत ही कम ऐसे हैं जो सेक्टोरियल डाइवर्सिफिकेशन, क्रिप्टो, इक्विटी, वेब 3.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों को एक साथ जोड़ने की सुविधा देते हैं। एक सक्रिय प्रबंधन जो मजबूत रुझानों को पकड़ने के लिए सोचा गया है, एक अनूठा दैनिक लाभ मॉडल जो पढ़ने योग्य है, ट्रैक किया जा सकता है, जो जमा होता है, और सबसे बढ़कर एक निवेशक के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा, स्वतंत्रता। क्योंकि एक्सटेरा में आपका पूंजी कभी भी उपलब्ध रहती है। कोई ब्लॉकिंग नहीं, कोई प्रतिबद्धता की अवधि नहीं, कोई ताला नहीं। ये आपका पैसा है, ये उपलब्ध रहता है। और यह सक्रिय प्रबंधन की दुनिया में बेहद दुर्लभ है। यह मॉडल, जिसमें समझदारी से विविधीकरण, दैनिक लाभ, संयुक्त प्रभाव और स्वतंत्र निकासी शामिल है, ठीक वही है जिसे हमने आज 5 प्रमुख बिंदुओं में बताया है। एक स्पष्ट रणनीति, पेशेवर निष्पादन, भावनात्मक तटस्थता, पद्धतिगत निरंतरता और आपके लिए सरल संचालन। ईमानदारी से कहूं, जब हम वित्तीय स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ऐसा समाधान होना जो प्रदर्शन, पारदर्शिता और आज़ादी दे, यह बहुत बड़ा लाभ है। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो इस दृष्टिकोण को समझें, सवाल पूछें और जानें क्या संभव है। आज आपके पास यह समझने की सारी कुंजी है कि क्यों, और अब एक्सटेरा आपको बताएगा कि कैसे। और ठीक इसी के लिए इस मॉडल के पीछे की सोच, दर्शन और महत्वाकांक्षा को आपके सामने पेश करने के लिए मुझे खुशी है कि मैं अब बात सौंप रहा हूं उस व्यक्ति को जो इस परियोजना का आरंभ से ही हिस्सा रहा है, जो इस मिशन को जुनून और विश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा है और जो हर दिन इस दिशा में आपका साथ देता है। अब मैं आपको एक्सटेरा के अध्यक्ष स्टेफान पॉल के हवाले करता हूं, जो इस सत्र का समापन करेंगे। स्टेफान, अब मंच तुम्हारा है। डोमिनिक, मैं क्या कह सकता हूं?
बहुत बहुत धन्यवाद। यह आपके पिछले शिक्षा सत्रों के लिए एक बिल्कुल शानदार फॉलो अप था और मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि आपने निवेश के तकनीकी पहलुओं के बारे में बात करने के बजाय हमें उन पहलुओं के बारे में जागरूक किया है जिन्हें मैं निवेश का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा मानता हूँ। मनोविज्ञान, सोचने का तरीका, अनुशासन और निर्णय लेने की वह रूपरेखा जो हर सफल रणनीति के पीछे होती है। जिंदगी के हर क्षेत्र में अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों को नियंत्रण में रखना हमेशा एक चुनौती होती है, लेकिन निवेश करते समय यह चुनौती सबसे ज्यादा होती है। जब आप अपनी खुद की कमाई इसमें लगाते हैं तो ज्यादातर लोग नुकसान के डर से पैदा होने वाले भावनात्मक दबाव को संभालने में संघर्ष करते हैं। जिंदगी में ज्यादातर गलत फैसले डर के कारण लिए जाते हैं, खासकर जब बात पैसे की हो, और यह डर तब और भी बढ़ जाता है जब उसमें जानकारी और समझ की कमी भी शामिल हो जाती है। इसी वजह से हम एक्सटेरा में ये शैक्षिक कॉल्स आयोजित करते हैं। हम चाहते हैं कि आपके पास अच्छी जानकारी और समझ हो ताकि आप अपने पैसों के साथ गलत फैसले न लें। हम आपको एक्सटेरा के हमारे ट्रेडर्स के ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता की भी झलक देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप शायद मेरी तरह ही हैं। मुझे वह ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता बहुत पसंद है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास खुद के लिए यह सब करने का समय बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब है, हमारे लोग फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं और न सिर्फ वे मनोविज्ञान, सोच, अनुशासन और हर सफल रणनीति के पीछे छिपे निर्णय लेने के ढांचे को समझते हैं, बल्कि वे इसे अपने हर कामकाजी दिन में लगातार अमल में भी ला रहे हैं। और इससे भी बढ़कर उनकी सफलता हर हफ्ते आपके लिए शानदार नतीजे देती रहती है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि हर महीने हजारों हजारों लोग हमारे प्लेटफॉर्म और हमारी कम्युनिटी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि अब और भी ज़्यादा लोग यह समझने लगे हैं कि अपनी निवेश राशि को एक्सटेरा के हवाले करना, ताकि वे आपकी ओर से उसे प्रबंधित करें, पूरी तरह से समझदारी है। और हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि इन शैक्षिक सत्रों को जारी रखें और आपको एक्सटेरा में हमारे द्वारा किए जा रहे हर काम की और भी गहरी जानकारी और समझ प्रदान करें। इस स्तर की पारदर्शिता लगातार मजबूत रिटर्न के साथ मिलकर एक बेहद शक्तिशाली संयोजन है। और इसी बात से याद आया, आप वाकई अगला एक्सटेरा शिक्षा सत्र मिस नहीं करना चाहेंगे तो अभी और यहीं अपनी कैलेंडर में तारीख नोट कर लें। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारा अगला सत्र रविवार 28 दिसंबर को शाम 4 बजे यूके समयानुसार आयोजित किया जाएगा। उस समय हमारे साथ जुड़ें जब हम और भी गहरी जानकारियां, अधिक सूचनाएं और ऐसी विशेषज्ञता साझा करेंगे जो आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगी। अब जब मैं इस बारे में सोच रहा हूं तो आज के शानदार सत्र के लिए डोमिनिक को अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। मुझे पता है कि वे आपसे सुनने के लिए उत्सुक हैं, तो अगर आपने अब तक नहीं किया है तो अपने कमेंट्स या कोई भी सवाल जो आपके पास हैं चैट में डाल दें। जैसे कार्लसबर्ग शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन लेगर है, वैसे ही एक्सटेरा, जहां आपकी तरक्की मायने रखती है, शायद अपनी तरह का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। लेकिन हमारा काम करने का तरीका ऐसा है कि हमारे पास कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम कभी सुधार करना नहीं छोड़ते, हम कभी नवाचार करना नहीं छोड़ते, और हम कभी यह प्रयास करना नहीं छोड़ते कि आपको, हमारे साझेदारों को और अधिक पारदर्शिता, अधिक समझ और सबसे अद्भुत समुदाय का समर्थन मिले। यही है एक्सटेरा का डीएनए, यही हमारी असली पहचान है। और आज की कॉल यहीं समाप्त होती है। अब मुझे केवल डैनियल को आज के सत्र की प्रेरणादायक शुरुआत के लिए धन्यवाद देना है, और एक बार फिर डोमिनिक को उनके शानदार और आंखें खोल देने वाले सत्र के लिए धन्यवाद देना है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि सफल निवेशकों और असफल निवेशकों के बीच असली फर्क क्या है। अंत में एक बार फिर आपको आपके समय, आपके ध्यान और सीखने के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद। डैनियल, डोमिनिक, मेरी ओर से और एक्सटेरा की पूरी टीम की ओर से मैं आपको निरंतर सफलता और एक शानदार दिन की शुभकामनाएं देता हूं। हम पहले से ही 28 दिसंबर को आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। फिलहाल के लिए अलविदा। Young Jam, all black,
MZ, still screaming out that chain gang.